इस वीडियो में अपन कैपेसिटर के और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में जो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का लास्ट वाला वीडियो है, थर्ड वीडियो, उसमें ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक चीज़ छूट गई थी, उसका ध्यान दीजिए। ठीक है। हमें पता है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन अगर हम पॉइंट पी से क्यू गए हैं तो वो क्यू डेल्टा वी से गिवन होता है। ठीक है। और क्यू डेल्टा वी को कैसे लिखते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो अगर मैं पी से क्यू जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको Q इंटू क्या लिखूँगा? वी क्यू माइनस वी पी। ठीक है। इसमें छूट क्या गया था? ये जो Q यूज़ करते हो आप लोग, इसको हमेशा विद साइन रखोगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है। कहाँ कहाँ ध्यान दोगे? अगर क्वेश्चन में वर्क डन पूछा है या पोटेंशियल पूछा है तो Q को हमेशा ही विद साइन रखोगे आप लोग। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम फिर से आए तो डब्ल्यू पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ Q इंटू वी क्यू माइनस वी पी। पोटेंशियल सारे ही पॉइंट्स का मुझे गिवन है। P का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, Q का पोटेंशियल है -4 वोल्ट। तो यहाँ पे Q की वैल्यू अगर मैंने रखी तो मुझे नेगेटिव रखनी पड़ेगी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100। तो चार्ज का वैल्यू मैंने नेगेटिव रखा, अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस मुझे नेगेटिव मिला, तो फाइनल आंसर मेरे पास कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब प्लस माइनस दोनों है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, सारा ऑप्शन पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर वो वैल्यू जानना चाह रहे हैं, पर प्लस माइनस दोनों गिवन है तो वो विद साइन जानना चाह रहे हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वर्क डन और पोटेंशियल में जो क्यू होता है उसको हम लोग हमेशा ही विद साइन लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है N1 कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में लगाया और इनका कैपेसिटेंस हर एक का है C1। इनको 4V के पोटेंशियल डिफरेंस से हमने कनेक्ट किया है। ठीक है। तो ये सारे ही N1 कैपेसिटर्स का कनेक्शन इक्विवेलेंट में कितना लिख सकता हूँ? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1/N। C1 कैपेसिटेंस का N1 अमाउंट का कैपेसिटर सीरीज में लगाया, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया C1/N। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, या एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। ठीक है। तो 1/2 इंटू सी इक्विवेलेंट है मेरे पास C1/N इंटू पोटेंशियल कितना लगाया मैंने? 4V का स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि मेरे पास N2 कैपेसिटर्स हैं, हर एक का कैपेसिटेंस C2 है, और इनको मैंने इस बार कनेक्ट किया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अक्रॉस अ बैटरी जिसका पोटेंशियल है V वोल्ट का। ठीक है। तो अगर दोनों केस में एनर्जी स्टोर्ड सेम है तो C2 को C1 के टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है। तो C2 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स मैंने N2 नंबर के सीरीज में, ये पैरेलल में लगाए, तो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? N2 इंटू C2 हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड के लिए हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर यूज़ करूँगा। C इक्विवेलेंट है मेरा N2 इंटू C2 और V है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट का। ठीक है। अब अगर एनर्जी स्टोर्ड सेम होगा तो U1 इज इक्वल टू U2 में करूँगा, मेरे पास क्या क्या कट जाएगा यहाँ से? V स्क्वायर 1/2, यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर 16 C1/N, 16 C1/N बचा मेरे पास यहाँ से, और यहाँ से क्या कट जाएगा? 1/2 कट जाएगा और V स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा N2 इंटू C2। आपको C2 पूछा है तो C2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये N2 यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 C1/N1 इंटू N2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 4 प्लेट्स हैं, पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट और ये चौथा प्लेट। ठीक है। सभी का प्लेट, सभी स्क्वायर प्लेट्स हैं जिसका साइड है A। ठीक है। सभी के बीच में डिस्टेंस कितना है? D है। ये 2D नहीं है, ये भी D है। ठीक है। ये D है, ये D है, ये भी D है, इसको D लेके चलेंगे। अब उसके बाद हमसे कह रहा है कि यहाँ पे B और D को मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि A और C पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है। तो मैं सिचुएशन को रीड्रॉ थोड़ा सा करूँ। ये रही मेरी 4 प्लेट्स, जिसमें से कि मैंने B और D को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। अब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया मतलब इन दोनों प्लेट्स का ही पोटेंशियल हो जाएगा C। मैंने मान लिया कि वो कॉमन पोटेंशियल को मैं B से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये वाली प्लेट के दोनों तरफ पोटेंशियल हो जाएगा B। ये वाली प्लेट कनेक्टेड है, इसके इस तरफ भी पोटेंशियल हो जाएगा B। ये वाला प्लेट C से कनेक्टेड है, इसके लेफ्ट और राइट में पोटेंशियल हो जाएगा C। ये वाला प्लेट A से कनेक्टेड है, इसके राइट में हो जाएगा पोटेंशियल
ए। ठीक है, अब जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल निकालना है, जो कि हमारे पास है ए और सी, उसको हम लोग सबसे एंड में बनाएंगे। कोई और पोटेंशियल पॉइंट है उसको हम लोग बीच में बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे तीन ही पोटेंशियल पॉइंट्स है, ए सी, ये एंड में रहेगा और बचा हुआ बी जो है ये बीच में रहेगा। ठीक, मैंने ए बनाया यहाँ पे, मैंने सी बनाया यहाँ पे। ठीक, और बी को मैंने बनाया है बीच में। मेरा पहला कैपेसिटर जो है वो ए और बी के बीच में है। ए और बी के बीच में मैंने पहला कैपेसिटर बना दिया, ये ख़त्म। दूसरा कैपेसिटर मेरा बी और सी के बीच में है, ये रहा बी, ये रहा सी, ये बना दिया मैंने दूसरा कैपेसिटर। तीसरा कैपेसिटर भी मेरा बी और सी के बीच में है, तो ये बनाया मैंने नीचे में तीसरा कैपेसिटर। अब मुझसे ए और सी के बीच में पूछ रहा है, तो ये दोनों ही कैपेसिटर्स कैसे हैं, एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C, और ये 2C सीरीज में कनेक्टेड है इस C के साथ। तो फाइनल C इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो C इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ गया, 2/3 इंटू C। ठीक है, किसी भी एक प्लेट का कैपेसिटेंस में लिख कितना सकता हूँ, प्लेट का अगर स्क्वायर है और उसका साइड ए है तो प्लेट एरिया मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, और मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो मुझे डी गिवन ही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सी को लिखूंगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ए को मैं लिख दूंगा स्मॉल ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 एप्सिलॉन ए स्क्वायर बाय 3D नहीं है, ये नहीं होगा, ये इसको 2/3 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में हम आपसे कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसमें पहले एयर था, तो हमने मान लिया कि उसका कैपेसिटेंस है सी नॉट। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि सी नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये पहला वाला फिगर 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग एयर है, कैपेसिटेंस है सी नॉट। ठीक है, अब आधा स्पेस हमने भर दिया है एक डाइलेक्ट्रिक से जिसका कि कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि अब ये जो नया कैपेसिटर है जिसमें आधा तो एयर है और आधा एक दूसरा मटेरियल है, मीडियम डाल रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो अब पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। हमेशा आपको याद रखना है, पैरेलल प्लेट्स चाहे लेटा के दी हो चाहे वर्टिकली दी हो, हमेशा आप उसको वर्टिकली प्लेट्स को रख के ही एनालाइज करोगे, तभी सीरीज और पैरेलल देख पाओगे। ठीक है, तो इन प्लेट्स को मैंने वर्टिकली अगर ऐसे रीड्रॉ कर दिया तो ऊपर में मेरे पास एयर भरा हुआ है, नीचे में मेरे पास एप्सिलॉन आर भरा हुआ है। ऊपर वाले एयर के मीडियम के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस होगा C1, नीचे मीडियम के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस होगा C2। C1 के लेफ्ट में ये प्लेट है, इसका पोटेंशियल सेम होगा। C2 के ये इसके राइट वाला जो प्लेट है वहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, और उसके बीच में ऊपर है C1 और नीचे में है मेरे पास C2। दोनों के एंड्स पे पोटेंशियल सेम है, तो दोनों का कनेक्शन कैसा हो गया, पैरेलल में हो गया। अब ये पैरेलल में कनेक्शन हो गया तो मैं C1 को क्या लिख सकता हूँ, अब प्लेट एरिया मेरा आधा आधा हो गया है लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स सेम है, तो ए की जगह पे मैं कितना यूज़ करूँगा, A/2। ठीक है, तो C1 मेरा कैपेसिटेंस कौन सा है, एयर वाला, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। फाइनल वैल्यू आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। नीचे वाला जो कैपेसिटर है इसमें मेरा मीडियम है एप्सिलॉन आर परमिटिविटी का। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D। इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन 2D। ये तो हुआ C1 और C2 का इंडिविजुअल वैल्यू। C इक्विवेलेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, बस आपको ला के वैल्यूज़ रखनी है। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D दोनों में ही कॉमन है। ठीक, C1 प्लस C2, दूसरे में क्या एक्स्ट्रा है, एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा है, तो आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन आर। और ये यहाँ से मैंने C नॉट को क्या लिखा है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को आप लोग C नॉट लिख दोगे, फाइनल आंसर हो जाएगा C0/2 इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन आर। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्लेट्स कैपेसिटर की, जो कि चार्ज कैपेसिटर है, उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा है, तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया 10 न्यूटन का। हमसे पूछ रहा है कि अगर एक प्लेट को हटा देंगे तो उस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सेम रहेगा, यही जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि दोनों प्लेट्स होंगी तो एक पॉजिटिव प्लेट है,
एक नेगेटिव प्लेट है, अंदर में जो फील्ड होगी वो दोनों की वजह से होगी, पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स। एक प्लेट हटाते ही मेरी फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और एफ इज इक्वल टू क्यू ही होता है। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आधा हो जाएगा तो मेरा फोर्स भी कैसा हो जाएगा, आधा। तो पहले अगर 10 लग रहा था तो अब कितना लग जाएगा एक प्लेट में, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने कुछ कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन ऐसे लगाया, पहले एक, फिर हमने उसको 2 कर दिया, फिर हमने उसको 3 कर दिया, फिर हमने आगे उसको 4 ब्रांच किया होगा, फिर आगे हमने 5 ब्रांच किया, ऐसे हम बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं और ऐसा हमने n टाइम्स किया। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइनल ए और बी पॉइंट्स अगर ये है, लेफ्ट वाली पॉइंट को हमने ए बोला है, राइट वाले को हमने बी बोला है, तो इन दो पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो ये सारे ही एट द एंड ए और बी पॉइंट्स के बीच में कैसे कनेक्टेड है, सभी का लेफ्ट हैंड एक ए से कनेक्टेड है, सभी का राइट हैंड बी से कनेक्टेड है। तो ये सारे ही मेरे पास कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो ये C प्लस 2C प्लस 3C प्लस यहाँ पे करते करते n इंटू सी मिल जाएगा। तो यहाँ से C प्लस 2C प्लस 3C, ये यहाँ से करते करते n इंटू सी तक जाएगा। C को मैं कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, n तक। तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, आगे का C एज इट इज़ रहेगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 4 माइक्रोफराड के हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। ठीक। अब इनको कैसे कनेक्ट करें कि इनका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड हो जाए। कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शन से ही एनालाइज करना बेटर है। सीरीज़ में सारा मैंने लगा दिया तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/n हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, एक 4 का है, 3 मैंने लगाया है, तो ये हो जाएगा 4/3। पैरेलल में लगाऊंगा, सारा ऐड हो जाता है, वो वैल्यू आएगी मेरे पास 12। दो पैरेलल में, एक सीरीज़ में, ये रहा डायग्राम। ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में और अगले वाले के साथ ये हुए सीरीज़ में। ठीक। सारे कैपेसिटर्स 4 के हैं, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 4, और ये 4, ये 8 और 4 आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में है। इनका इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 8/3। 6 चाहिए हमें। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है, उसको भी देख ही लेते हैं। कह रहा है 2 सीरीज़ में लगाइए और एक को उसके साथ पैरेलल में लगाइए। ऊपर वाले 2 सीरीज़ में है और नीचे वाला एक पैरेलल में है। ये सीरीज़ में है तो C/n हो जाता है, तो ये 4/2 कितना हो जाएगा, 2, और उसके साथ ये पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 6 माइक्रोफराड, जो कि डिज़ायर्ड है। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आपसे कि ये सारा ही C है। ठीक है, C1 C2 C3 ले लोगे तो आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये सारा ही कैपेसिटेंस C है। ठीक है, ये मेरे कंडक्टिंग वायर्स हैं। ठीक, ये वाला एंड B है, तो मैंने बोल दिया ये पोटेंशियल पॉइंट B पे होगा, और ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल B होगा। ये वाले एंड का पोटेंशियल A है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल A होगा। ये कंडक्टिंग वायर से यहाँ तक कनेक्शन है, तो यहाँ भी पोटेंशियल A हो जाएगा। ये पोटेंशियल आपको C गिवन है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या किया है कि हर एक कैपेसिटर के अंदर 3 mm का हमने एक थिक स्लैब डाल दिया। ठीक है, और थिक स्लैब डाल के हमने क्या किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले बिना डाइलेक्ट्रिक डाले मेंटेन किया था, हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक हर कैपेसिटर में डालने के बाद भी मेंटेन किया है। और कह रहा है कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया 2.4 mm से। तो पूछ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का कितना होगा। ठीक है, तो पहले अगर मैं देखूं तो ये पोटेंशियल पॉइंट A है, ये B है, ये वाला A है, ये वाला B है। तो पहला कैपेसिटर देखूं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल पॉइंट्स हैं A और B। दूसरा कैपेसिटर में देखूं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल पॉइंट्स है A और B। ठीक है, ये भी B है, ये भी B ही है। तीसरा जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल पॉइंट्स है A और B। तो तीनों का कनेक्शन आपस में कैसा है, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड होंगे तो वो पैरेलली कनेक्टेड है। C इक्विवेलेंट को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, C प्लस C प्लस C, ये हो जाएगा मेरे पास 3C। और ये एयर है प्लेट्स के बीच में, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, C को A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब मैंने क्या किया है, हर एक कैपेसिटर के अंदर 3 mm का थिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है। मैं किसी एक कैपेसिटर का डायग्राम अगर बनाऊँ तो इसमें मैंने
के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 3 mm मोटा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, और पहले अगर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d था तो अब वो बढ़ के d प्लस कितना हो गया है 2.4। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये 3 mm का एक स्लैब है, और ये बचा हुआ जो भी डिस्टेंस है कितना d प्लस 2.4 माइनस 3, ये हो जाएगा d माइनस 0.6 mm। ठीक है, इतना ये d माइनस 0.6 mm का डिस्टेंस है, इसमें तो मेरे पास क्या है एयर, तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी बाई के वाला। ठीक है, तो थिकनेस मीडियम का कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द एयर कैपेसिटर कितना है d माइनस 0.6, नीचे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 प्लस टी बाई के, इसका थिकनेस कितना है 3 mm, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है k है। ठीक है, तो ये तो मैंने किसी एक कैपेसिटर का लिखा, फिर से तीनों आपस में पैरेलल में हैं, फिर से मेरा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 इंटू C2 हो जाएगा, और उसको यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ ए एप्सिलॉन नॉट अपन, यहाँ से ये वैल्यू आ गया मेरे पास एज इट इज़ ये। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगर हमने बैटरी चेंज नहीं किया है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं किया है, तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, Q इज इक्वल टू होता है CV, V का वैल्यू अगर मैं बदलते जाऊंगा तो Q बदलते जाएगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस में सेम मेंटेन कर रहा हूँ तो चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, सिस्टम आइसोलेटेड है, चार्ज सेम रहेगा, इसीलिए कैपेसिटेंस को भी सेम रहना पड़ेगा। तो पहली केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो दूसरे केस के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहले कितना था 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, बाद में मेरे पास हो गया है ये वाला वैल्यू। ठीक है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम ही होना चाहिए अगर वैल्यू इक्वल होनी है। यहाँ से आपके पास d इज इक्वल टू कितना मिल गया, d माइनस 0.6 प्लस 3 बाय के, d से d को आप काट दोगे, ये निगेटिव 0.6 यहाँ के पॉजिटिव 0.6 हो जाएगा, और k का वैल्यू यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा 5। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है आपसे कि मीडियम अलग अलग है, ये पहला प्लेट्स हैं, प्लेट एरिया सबका सेम है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सबके सेम है, लेकिन मीडियम अलग अलग है। पहले वाले के अंदर मीडियम एयर है, लास्ट वाले के अंदर मीडियम एयर है, बीच वाले में मीडियम कुछ एप्सिलॉन का हमने डाल रखा है। तो पहले वाले का कैपेसिटेंस होगा C नॉट, लास्ट वाले का भी कैपेसिटेंस होगा C नॉट, बीच वाले का कैपेसिटेंस मैंने कह दिया है C नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एयर कैपेसिटर है। C को मैं क्या लिख सकता हूँ ए एप्सिलॉन अपॉन डी। ठीक है, ये मीडियम का परमिटिविटी दे रखा है, रिलेटिव नहीं है। अब उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि ये पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो ये तीनों ही कैसे हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज़ में हैं। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। यहाँ से मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी 1/C नॉट प्लस 1/C प्लस 1/C नॉट, यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/C नॉट प्लस 1/C, ये आएगा 1/C इक्विवेलेंट। इसको सिंप्लीफाई करके मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा C नॉट अपॉन 2C प्लस C नॉट। अब बस आपने जो ये C नॉट और C की वैल्यूज़ निकाली है इसको आप लाके यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जब हम वैल्यूज़ को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, a/d कटेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ है, आप उसको रीअरेंज कर लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, ये 3 कैपेसिटर हमने लाइन से लगाए हैं, 10 का, 15 का और 20 माइक्रोफराड का, 13 वोल्ट के बैटरी सोर्स से हमने लगाया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो बीच में 15 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है इस पे कितना चार्ज आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सीरीज़ में लगे कैपेसिटर्स पे हमेशा ही सेम चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ से बैटरी जो भी चार्ज सप्लाई करेगी वही सेम चार्ज 10 में भी जाएगा, वही 15 में भी जाएगा, वही 20 में भी जाएगा। अब बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया होगा, अगर मैंने उसको Q कहा है तो वो Q को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इस ब्रांच में अगर Q आ रहा है तो वो हो जाएगा इस ब्रांच का C इक्विवेलेंट इंटू इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 13 वोल्ट्स का है, और इस ब्रांच में C इक्विवेलेंट कितना है, इन तीनों का इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, यहाँ से मुझे C इक्विवेलेंट का वैल्यू मिलेगा, 1/C इक्विवेलेंट है 13/60, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 60/13। अब मैं यूज़ कर लूँगा Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ये वाला फॉर्मूला।
ठीक है। सी इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आया 60/13 और वी कितना है 13 वोल्ट। यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 60 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक 3 माइक्रोफराड का है, एक 6 माइक्रोफराड का है। इनको हमने दोनों को ही चार्ज किया 12 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, चार्ज किया मतलब उनकी प्लेट्स पे कुछ चार्ज आ जाएगा। आपको सी पता है, आपको वी पता है। आप Q इज इक्वल टू सी वी करके सबसे पहले तो क्या निकाल लेंगे कि जब कम्प्लीटली ये 3 माइक्रोफराड का और 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा तो दोनों पे कितना चार्ज आया होगा। तो Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ C1 इंटू वी, Q2 को मैं क्या लिख सकता हूँ C2 इंटू वी। मैंने ये निकाल लिया पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, दूसरे पे कितना चार्ज आया। अब कह रहा है कि इन दोनों को आपस में हमने चार्ज करने के बाद कनेक्ट किया। ठीक, दे आर नाउ कनेक्टेड टू ईच अदर। और किस तरह से कि एक दूसरे का पॉजिटिव प्लेट को हमने विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच जॉइंट टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द अदर। एक का पॉजिटिव प्लेट एक के नेगेटिव प्लेट से हमने जोड़ा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कितना होगा। होगा क्या, ये वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, इसने कुछ और चार्ज होल्ड किया, इसने कुछ और चार्ज होल्ड किया है। होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब यहाँ पे मैंने ये ऊपर में ये कैपेसिटर लगाया है Q2, नीचे में लगाया है Q1 और कनेक्शन कैसा होना चाहिए, एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ये बेसिकली हमसे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, कॉमन फाइनल चार्ज भी आपसे पूछ सकता था, पर यहाँ पे हमसे ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस पूछना चाह रहा है कि ये दोनों के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्यू नेट डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट। क्यू नेट कैसे निकालोगे, ये पहला प्लेट ये दूसरा प्लेट और इनके बीच में लगा ये कंडक्टिंग वायर। ये पूरा ही सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, सर्किट में किसी और से नहीं कनेक्टेड है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज है कहाँ कहाँ, ऊपर वाली प्लेट पे और नीचे वाली प्लेट पे। तो इस चार्ज का और इस चार्ज का जब आप न्यूमेरिकली ऐड करोगे तो आपको वो मिल जाएगा नेट चार्ज। तो मेरे पास नेट चार्ज कितना है, अगर मैं इस प्लेट पे देखूँ तो Q2 है, इस प्लेट पे है -Q1, तो नेट चार्ज मेरे पास हो जाएगा Q2 माइनस Q1। और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके अक्रॉस अगर मैं देखूँ तो कैसा कनेक्शन है दोनों का, यहाँ पे इन दोनों ही कैपेसिटर्स का A और B पॉइंट के अक्रॉस कनेक्शन पैरेलल में है। तो पैरेलल में मेरा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, एक 3 का है एक 6 का है, चार्जेस आपको पता है, यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, अगर आपको मान लो ये पूछ देता कि इस पे फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा। ठीक है, कुछ देर बाद इस पे ये चार्ज Q2 नहीं रहेगा, इस पे -Q1 नहीं रहेगा, इस पे चार्ज आ जाएगा मान लो Q2 इंटू स्मॉल एफ, इस पे चार्ज आएगा Q1 इंटू स्मॉल एफ। कभी आपको ये पूछ दे Q2 इंटू स्मॉल एफ कितना है, Q1 इंटू स्मॉल एफ कितना है। ठीक है, तो Q2 इंटू स्मॉल एफ को आप लिख सकते हो कितना, अगर आपको कॉमन पोटेंशियल पता चल गया है तो ऊपर वाला कैपेसिटेंस, ऊपर वाला जो कैपेसिटेंस है C1, ऊपर वाले को मैं C1 कह रहा हूँ, इनटू कॉमन पोटेंशियल VC लिख लोगे। नीचे वाले का अगर आपको फाइनल चार्ज पूछा है तो आप कैसे करोगे, नीचे वाले का कैपेसिटेंस अगर C2 है इनटू कॉमन पोटेंशियल VC। कॉमन पोटेंशियल सबसे पहले निकालोगे ऐसे क्वेश्चन में, कॉमन पोटेंशियल मिलते ही आप फाइनल चार्ज निकाल सकते हो। अब आप फाइनल एनर्जी भी बता सकते हो। ऊपर वाले में अगर फाइनल एनर्जी पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, ऊपर वाले में फाइनल चार्ज है Q2F, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू उसका कैपेसिटेंस C1। नीचे वाले में अगर फाइनल एनर्जी स्टोर्ड पूछेगा तो वो हो जाएगा फाइनल चार्ज Q1F, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू नीचे वाले का कैपेसिटेंस C2। ठीक है, ये और चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, बट राइट नाउ आपसे कॉमन पोटेंशियल पूछा है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, Q नेट अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, नेट चार्ज के लिए हमेशा ये दो प्लेट्स पे चार्जेस का सम कर लेना, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, न्यूमेरिकली ऐड कर दोगे। अगर इन्हीं प्लेट्स को मैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट करता तो यहाँ पे चार्ज होता +Q1, यहाँ पे चार्ज होता -Q1। तो अब यही VC निकालने में मैं जो नेट चार्ज लेता वो कितना ले लेता, Q2 प्लस Q1 ले लेता। समझ आ रहा है, और C इक्विवेलेंट मेरा तब भी C1 प्लस C2 ही होता। तो ध्यान देना है कैसे प्लेट्स का कैसा कनेक्शन है, VC निकालने में Q नेट की वैल्यू बदल जाएगी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, उस पे चार्ज अगर हमने 2 कूलम से इंक्रीज़ कर दिया तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इंक्रीज़ हो जा रही है
1.4% से आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल चार्ज कितना रहा होगा। अगर मैंने मान लिया कि ओरिजिनल चार्ज Q है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस C है, तो इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q² डिवाइडेड बाय 2C। फाइनली जब मैंने चार्जेस को 2 कूलम से बढ़ा दिया तो इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा Q+2, इस प्लेट पे उतना ही अमाउंट का चार्ज आ जाएगा नेगेटिव में। अब मैं एनर्जी स्टोर को क्या लिख सकता हूँ, इस टाइम पे कितना चार्ज है मेरी प्लेट्स पे, Q+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। ठीक है, कैपेसिटेंस में चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, Q की U1 इज इक्वल टू, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेस बाय 44%। तो अगर इनिशियली एनर्जी 1 रहा होगा तो फाइनली एनर्जी 44% से बढ़ के 1.44 हो गया होगा, या इनिशियली आप 100 लोगे तो अब एनर्जी बढ़ के 144 हो गया होगा। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे करो। तो U2 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, 1.44 इंटू U1। ठीक है, ये U1 है। अब यहाँ से बस आपके पास U2 U1 का वैल्यू है, लाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको Q में एक इक्वेशन मिलेगी, एक अननोन है, Q का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10। ठीक है, 10 कूलम्ब। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंडक्टर है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज कैरी करता है। ठीक है, जब उसको हमने एक दूसरे अनचार्ज कंडक्टर से जिसका कैपेसिटी फाइनाइट है उससे कनेक्ट किया तो एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम कितना हो जाएगा। ठीक है, अनचार्ज कंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। पहला वाला अगर चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। द मोमेंट मैंने इन दोनों को कनेक्शन कर दिया तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लो होंगे। ठीक है, कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी वायर्स में चार्जेस के मूवमेंट से या करंट की वजह से इन द फॉर्म ऑफ हीट, और फाइनल एनर्जी हमेशा ही पहले वाले से कम रहेगी। ठीक है, फाइनली होगा क्या, कुछ एनर्जी पहले कंडक्टर में रहेगा, कुछ एनर्जी दूसरे में होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पर पहले से कम होगा। ठीक है, ये जो वायर से हमने कनेक्शन किया है इसी वायर में से चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं, तो फ्लो ऑफ चार्जेस से करंट कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की वजह से लॉस होता है एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज है 8 इंटू 8 × -18 कूलम। ठीक है, उसका कैपेसिटी है 100 माइक्रोफराड का। तो पूछ रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा अगर आपको इतना चार्ज डिपॉजिट करना है इतने कैपेसिटेंस के कैपेसिटर पे। ठीक है, वर्क डन इज स्टोर्ड इन एस एनर्जी, वही रिलेशन यूज़ करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू U इज इक्वल टू Q²/2C। आपके पास Q का वैल्यू है, आपके पास C का वैल्यू है, सब कुछ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा ये। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने पहले चार्ज किया बैटरी से कनेक्ट करके। ठीक है, अब हमने चार्ज करने के बाद क्या किया कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को कर दिया इंक्रीज। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा, क्या चीज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर पहले उसका कैपेसिटेंस C था, अब उसका पहले उसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D था। C को मैं क्या लिख सकता हूँ, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। नेक्स्ट केस में क्या किया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को बढ़ा के D डैश कर दिया। ठीक है, द मोमेंट मैंने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ाया मेरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बाकी फैक्टर्स सेम रहे तो मेरा कैपेसिटेंस हो जाएगा कम। पर क्योंकि ये प्लेट अभी भी आइसोलेटेड है, किसी और से कनेक्टेड नहीं है, ये अब भी आइसोलेटेड है, चार्जेस कैसा रहेगा, वो हमेशा ही कंजर्व्ड रहेगा इस केस में। ठीक है, तो अब क्योंकि ये प्लेट्स दोनों ही आइसोलेटेड हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, चार्ज सेम रहेगा, तो Q इज इक्वल टू CV से अगर मैं एनालिसिस करना शुरू करूँ, V को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/C। ठीक, Q तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये कैपेसिटर की प्लेट्स आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन C मेरा डिक्रीज हो जा रहा है, C के डिक्रीज होने की वजह से V इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई पोटेंशियल की कहानी। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो Q²/2C से एनालाइज कर लेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम है, Q नहीं चेंज होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में का C अगर मेरा कम होने लगे तो मेरा एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या कांस्टेंट रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा एनर्जी स्टोर्ड कैसे बढ़ जाएगा, ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स है ये एक दूसरे से क्या होना चाहती है, अट्रैक्ट होना चाहती है, इस पे पॉजिटिव प्लेट है, इस पे नेगेटिव प्लेट है, तो इसकी इन दोनों की टेंडेंसी हमेशा ही एक दूसरे के पास आने की है, चिपक के रह जाने की है। इसको अगर आपको दूर लेके जाना है तो आपको अलग से एक एक्सटर्नल फोर्स लगवा के इसके थ्रू वर्क करवा के लेके जाना पड़ेगा। तो आप जो वर्क करोगे, आप जो एनर्जी लूज करोगे, वही कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगा। प्लीज़ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा इस पे।
नेक्स्ट केस में कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं एक्स और वाई, उनके बीच में सेपरेशन सेम है, प्लेट एरिया सेम है, एक्स के अंदर में प्लेट्स के बीच में एयर है, और वाई वाला जो कैपेसिटर है उसके अंदर के इज इक्वल टू टी टू का कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ठीक है, इनको मैंने सीरीज़ में लगा दिया 12 वोल्ट की बैटरी से। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड का आपसे पूछ रहा है कितना होगा। इसमें अगर एक्स वाले में एयर है उसका कैपेसिटेंस मैं कह दूंगा सी नॉट है, और वाई वाले में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का डाला गया है तो उसका कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगा वो 2 सी नॉट। अब सीरीज़ में हमने कनेक्ट किया है तो सीरीज़ में क्या होता है, चार्ज सेम हो जाता है। यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर बाय 2c। चार्ज अगर सेम है तो यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। तो एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो निकाल लो, यू एक्स बाई यू वाई क्या हो जाएगा, सी वाई बाय सी एक्स, ये आपको मिल जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड और बाकी सब पैरामीटर्स में क्या क्या चेंज आएगा। याद क्या रखना है, अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते वक्त तो पोटेंशियल को चेंज होने नहीं देगी, वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगी। पर अगर मैंने बैटरी को निकाल दिया है तो अब वो कैपेसिटर की प्लेट्स आइसोलेटेड सिस्टम जैसा बिहेव करेंगी, तो अब वो चार्ज को चेंज होने नहीं देंगी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस चेंज होगा। ठीक है, तो बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन मेरे कैपेसिटर के पैरामीटर्स ये थे, कैपेसिटेंस सी, चार्ज ऑन द प्लेट्स क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ई, और एनर्जी स्टोर्ड यू। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर की प्लेट्स आइसोलेटेड सिस्टम जैसा बिहेव करेंगी, क्यू चेंज नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट का डालूंगा तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाय सी लिख सकता हूँ। क्यू चेंज नहीं हो रहा है लेकिन सी मेरा क्या हो रहा है, के टाइम्स हो जा रहा है, तो मेरा नीचे में डिनोमिनेटर वी क्या हो जाएगा, वी बाय के हो जाएगा। ठीक, v इज इक्वल टू होता है मेरे पास e इंटू डी। अगर v मेरा k टाइम्स कम हो रहा है तो e भी मेरा क्या हो जाएगा, k टाइम्स कम हो रहा है, क्योंकि मैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ई डी से आप लोग ये एनालाइज करोगे। दूसरा एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड की एनालिसिस के लिए मैं फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज़ करूँगा। क्यू चेंज नहीं हो रहा है लेकिन कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जा रहा है, तो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनल एनर्जी मेरा u बाय के हो जाएगा। ठीक है, और u का वैल्यू कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो अब ऑप्शंस को एनालाइज करें। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम्स, u बाय के हो गया है, बिल्कुल ठीक बात है। द चेंज, ये चांस नहीं है, चेंज है, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज कितना, तो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितना है, यू बाय के, इनिशियल एनर्जी कितना है, यू। तो इसको जब मैं डिफरेंस लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यू इंटू 1/k-1, और यू का वैल्यू कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर, वही आपसे ऑप्शन में कह रहा है, तो चेंज इन एनर्जी भी बिल्कुल ठीक है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ नॉट कंसर्व्ड, यही तो कॉन्सेप्ट है, ये बात गलत है, चार्ज ही तो कंजर्व रहता है बैटरी निकाल दिया तो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस के टाइम्स, वी बाय के हो गया है, सही बात है।